जय हिंद दोस्तों। जो स्टूडेंट क्लास 10th के हैं और इस बार फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सोशल साइंस के ज्योग्राफी का 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आने वाले जो एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे यह क्वेश्चन टकराएगा ज़रूर, ठीक है। यह क्वेश्चन उससे टकराएगा ज़रूर। तो आप इसको आसानी से देखिए और समझिए क्वेश्चन को, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। उद्योग के स्थानीयकरण के 3 मुख्य कारकों को लिखना है। आपको बताना है उद्योग के स्थानीयकरण के 3 मुख्य कारकों को लिखें। ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप क्या लिखिएगा। किसी उद्योग को स्थापित करने में कई कारकों का योगदान होता है। इन कारकों को 2 वर्गों भौतिक और मानवीय कारकों में रखा जाता है। कच्चा माल, शक्ति के साधन, जल की सुलभता तथा अनुकूल जलवायु भौतिक कारक है। तो यहाँ पे मेन, यहाँ से हम आंसर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। आंसर हो गया कच्चा माल, शक्ति के साधन, जल की सुलभता और अनुकूल जलवायु भौतिक कारक, ये लिख सकते हैं उद्योग के स्थानीयकरण के 3 प्रमुख कारण। ये आंसर हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट चाहते हैं कि अच्छा नंबर लाएं तो यह पूरा लिख सकते हैं। मानवीय कारक, श्रमिक, बाजार, परिवहन, पूंजी, सरकारी नीतियाँ, ये भी लिख सकते हैं उद्योग के स्थानीयकरण के 3 मुख्य कारकों में। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या जो है, बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है, स्पष्ट कर। ये क्वेश्चन है तो इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यह इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या लिखना है कि बिहार राज्य की जनसंख्या एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। जनसंख्या वितरण पर राज्य की धरातलीय उचावच का प्रभाव पड़ता है। बिहार के मैदानी क्षेत्रों में जहां कृषि, सिंचाई, उपजाऊ मृदा एवं नगरीकरण का प्रभाव अधिक है, वहां जनसंख्या अत्यंत ही घनी पाई जाती है, जबकि पहाड़ी उर्वरक मृदा का अभाव, सिंचाई में कमी इत्यादि के कारण जनसंख्या विरल पाई जाती है। पटना, दरभंगा, फिर क्या है, पटना, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर जिलों में जनसंख्या सघन है, जबकि पश्चिमी चंपारण, बांका, कैमूर जिलों में जनसंख्या विरल है। तो यहाँ पे क्या है कि बिहार की बात करें तो बिहार में जो जनसंख्या है वह एक समान नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों पर जनसंख्या कम है, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर कृषि है, सिंचाई है, उपजाऊ मृदा है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र पर क्या है, मृदा का अभाव है, उर्वरक मृदा का अभाव है, सिंचाई नहीं है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम देखने को मिलता है। और बिहार में कहाँ कहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, तो पटना में ज़्यादा है, दरभंगा में ज़्यादा है, गया, मुजफ्फरपुर जिलों में ज़्यादा है। लेकिन पश्चिम चंपारण में देखे, बांका में देखे, कैमूर में देखे, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। तो ये बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं का उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बिहार बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं तो बिहार का क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। तो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको अवश्य बनाइए। देखिए, बिहार के किशनगंज, शिवहर, दरभंगा, अररिया, मधुबनी जिले सिंचित क्षेत्रों की दृष्टि से काफ़ी पीछे हैं। इस जिलों की सिंचाई की आवश्यकता सर्वाधिक है। किशनगंज के 21.81% जो प्रतिशत है फसल क्षेत्र ही सिंचित है। सही बात है, सिंचित है। इस कारण इस क्षेत्र में कृषि में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। बिहार राज्य कृषि प्रधान राज्य हैं। ये राज्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। यहाँ अस्थायी सिंचाई की आवश्यकता काफ़ी अधिक है। तो बिहार के कुछ क्षेत्र हैं, जिले हैं जो सिंचाई के मामले में बहुत ही पीछे, जैसे मधुबनी बहुत पीछे हैं, दरभंगा बहुत पीछे हैं, किशनगंज बहुत पीछे है, शिवहर। ये जो 4-5 क्षेत्र देख रहे हैं हम, वह सिंचाई के मामले में बहुत ही पीछे हैं और यहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता बहुत अधिक होनी चाहिए। तो यह जो है क्षेत्र जो है कृषि में काफ़ी पिछड़ा हुआ है और बिहार कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए इन क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा सिंचाई के लिए। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा आप। वे संसाधन जिनके द्वारा, एक मिनट, वे संसाधन जिनके द्वारा कोई राष्ट्र प्रगति करता है संसाधन कहे जाते हैं। मतलब जिस वस्तु से देश, व्यक्ति प्रगति करेगा वह वस्तु संसाधन कहे जाएंगे। ठीक है, संसाधन चाहे प्रकृति हो या मानव निर्मित हो, तो संसाधन दो प्रकार के हो जाते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक। किसी भी राष्ट्र की प्रगति में परम आवश्यक है, तो संसाधन देश की प्रगति में परम आवश्यक है। इन्हीं पर लोगों की संपन्नता निर्भर करती है। तो जिस देश के पास संसाधन जितना ज़्यादा है, प्राकृतिक पदार्थ, उतना ही वह देश के लोग समृद्ध होंगे, वह देश उतना ही विकसित होगा, विकासशील होगा, विकासशील से विकसित की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख लिखना है। तो ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे तो गेहूं का यहाँ तो चावल का पूछा है, आपको एग्ज़ाम में गेहूं का पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो चावल का पूछा है, आपको एग्ज़ाम में गेहूं का भी पूछ सकता है, तो गेहूं का आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम चावल का बता रहे हैं आपको, तो चावल के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, बिहार में चावल की फसल के लिए भौगोलिक दशाएं क्या है वो देखते हैं। देखिए, पहला है उष्णार्ध जलवायु, तापमान कैसा होना चाहिए, 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। सिंचाई देखिए तो जलोढ़ चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। बुआई हो तो जून से अगस्त। ठीक है, तो चावल के लिए बरसात के मौसम होना चाहिए बुआई के लिए, लेकिन कटाई कब होगा, जब विश्वकर्मा पूजा आएगा, सितंबर से नवंबर के बीच चावल की कटाई हो जाती है। छठ पूजा तक जो है कटाई हो जाती है, तो याद रखिए विश्वकर्मा पूजा से छठ पूजा तक आप याद रख सकते हैं। और बुआई जो होता है वह जून से अगस्त तक होता है, मतलब बारिश के समय। तो ये ट्रिक है समझने के लिए। ठीक है, बुआई और कटाई कब होता है, तो ये आप इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 करके लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स अवश्य मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, नदियों पर बांध बनाकर, क्या है, नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पन्न करना, बाढ़ की रोकथाम करना, मिट्टी कटाव को रोकना, मछली पालन, यातायात सुविधा बढ़ाना, मनोरंजन कार्य विकसित करना, जैसे कई उद्देश्यों को लेकर विकसित की गई योजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। मतलब ये कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना एक प्रकार की परियोजना है जिसमें क्या है, कई प्रकार के उद्देश्य रखे जाते हैं। इसमें बिजली उत्पादन भी किए जाते हैं, मछली उत्पादन भी किए जाते हैं, मिट्टी के कटाव को भी रोका जाता है, मनोरंजन कार्य के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो नदी घाटी परियोजना का यह उपयोग हो जाएगा। और इसमें देखिए नदी घाटी परियोजना के उदाहरण भी लिख देना है, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, गंडक परियोजना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय, यहाँ पर छोटा आंसर है, आप इसको जिस प्रकार से याद किए होंगे आप लिख सकते हैं अपने अनुसार, बस क्वेश्चन को समझते जाइए। मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय ही देना है ना, तो यह कहाँ है और किस सागर में स्थित है, बस ये आप याद है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर है, यह मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। आप डेटा भी भूल जाते तो लिख दीजिएगा, यह मुंबई तट से दूर अरब सागर में स्थित है। बीच का डेटा आपको नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, यह अरब सागर में स्थित है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, यह 1975 से तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ। और एक डेट याद रखना है कि मुंबई हाई तेल क्षेत्र जो है, मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र, वहाँ 1975 से तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ था, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है। कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र, जूट,
रेशमी, ऊनी वस्त्र, चीनी उद्योग, खाद्य तेल से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं, लेकिन खनिज आधारित उद्योग जो है लोहा इस्पात उद्योग आदि है। खनिज आधारित उद्योग क्या है? लोहा इस्पात उद्योग है। तो ये आप लिख सकते हैं कि कृषि पर कौन से उद्योग हो जाएंगे? जितने भी जो जूट है, वस्त्र, जूट, रेशमी, ऊनी वस्त्र, ये चीनी उद्योग, ये सब कृषि पर आधारित है, लेकिन जो लोहा है, इस्पात है, वह खनिज पर आधारित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? कृषि के क्षेत्र में उन्नत बीज, उन्नत तकनीक तथा आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास को हरित क्रांति कहते हैं। भारत में 1967 ईस्वी में हरित क्रांति आई, सही बात है। इसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे देश में गेहूं की खेती पर पड़ा, ये भी लिख सकते हैं आप। 1970 से 71 में 1960 से 61 की तुलना में गेहूं की उपज लगभग दोगुनी हो गई, ये भी आप लिख सकते हैं। गेहूं का क्षेत्रफल एवं प्रति हेक्टेयर उपज में भी लगभग 1.5 गुना की वृद्धि हो गई। गेहूं के अलावे मकई की उन्नत बीजों का प्रसार हुआ, जिससे मकई के उपज में भी बहुत वृद्धि हुई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लंबा चौड़ा उत्तर दिया गया है, आपको घबराना नहीं है। आप जो उत्तर याद किए होंगे वही उत्तर बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। बस क्वेश्चन का उत्तर का स्वरूप यहाँ पर बदल चुका है, ठीक है। रहेगा मेन भाव वही, बस इसमें कुछ डेटा है या इसमें ज़्यादा रख दिया गया है, डेट वाला डेटा रख दिया गया है, उससे आपको घबराना नहीं है। इसको लिखिए या नहीं लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, किसे कहते हैं पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं, बस हो गया आपको, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में उन्नत बीज, उन्नत तकनीक, ये आप हरित क्रांति कहते हैं, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब तो जो ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं वो सब लिखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखिए, नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदुओं का वर्णन करें। क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदुओं का वर्णन करें, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? वही चीज़ को छाप देते हैं ना, तो नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित या निम्न है। अब 1 2 3 4 5 करके लिख देते हैं। बिहार राज्य के पुराने उद्योग को पुनः संचालित करना, ये नई औद्योगिक नीति का है। बिहार में नई औद्योगिक नीति के बारे में बताना है। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि सरकार के द्वारा नए उद्योग की स्थापना करना। तीसरा क्या लिख सकते हैं, बिहार सरकार के औद्योगिक विकास में निवेश करने हेतु बड़ी कंपनियों को निमंत्रण दिया जाना, ये हम लिख सकते हैं। फिर क्या है, चौथा में हम क्या लिख सकते हैं? चौथा में हम लिख सकते हैं कर मुक्त निवेश हेतु छूट प्रदान करना। पांचवा में हम लिख सकते हैं कृषि आधारित उद्योगों को लगाने पर बल देना। फिर छठा लिख सकते हैं उद्योग के विकास हेतु ढांचागत सुविधाओं पर जोर देना। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसमें से मुख्यतः तीन आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुख्यतः 3 आंसर लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा इसमें 6 में से 3 चुनकर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है वनों के विनाश के 3 कारण लिखिए। आपसे पूछा गया वनों के विनाश के 3 कारण आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है। वनों के विनाश के मुख्य कारणों में मानवीय हस्तक्षेप, देखिए बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे, मानवीय हस्तक्षेप, पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित पशुचारण, विविध तरीकों से वन संपदा का दोहन। तो मेन क्या है कि वन का विनाश क्यों हो रहा है? मानव हस्तक्षेप कर रहा है। दूसरा, पालतू पशु के द्वारा पशुचारण किया जा रहा है, और वन संपदा का दोहन किया जा रहा है। ये 3 चीज़ हम लिख सकते हैं और हमको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि, देखिए 1 मिनट, क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और VBI क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत के 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, 1 2 3 4 5 करके हैं। तो यह कहाँ से कहाँ तक है?
इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर में फैला है। बस लिख देंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में क्या है, सरिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर में किस नदी में विकसित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है, ये लिख सकते हैं। फिर क्या लिखा है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोल्लम से कोल्टायम के बीच 205 किलोमीटर चंपाकार के रूप में फैला है, चंपाकार के रूप में फैला है। फिर चौथा क्या लिख सकते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 1095 किलोमीटर में गोदावरी कृष्णा में पुदुचेरी काकीवारा नहर के सहारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी में फैला है। फिर पांचवा क्या लिख सकते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 623 किलोमीटर की लंबाई में उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट के कनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी एवं महानदी डेल्टा के सहारे विकसित की जा रही है। तो आप ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यदि आपको यह उत्तर आता रहेगा तो आप इसको बनाइएगा, नहीं आता रहेगा तो दूसरे क्वेश्चन को बना सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहेगा, 8 में से 4 बनाना रहेगा या 10 में से 5 बनाना रहेगा, उस आधार पे आपका पैटर्न दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर लिख सकते हैं हम। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है, 2 कारण दीजिए। तो इसका उत्तर किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, भारत में केरल राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है। जो केरल राज्य है भारत के दक्षिण भाग में स्थित है केरल, तो वह रबर के उत्पादन में अग्रणी है। फिर क्या लिख सकते हैं, इसके प्रमुख कारणों में केरल में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 32 सेंटीमीटर से अधिक तापमान का होना, यहाँ की लाल लेटेराइट चिकनी एवं दोमट मिट्टी पौधों की बढ़ोतरी के उत्तम है। तो इसका प्रमुख कारण यह है कि यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ क्या है, यहाँ पे लाल लेटेराइट चिकनी मिट्टी पाई जाती है और दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो रबर के उत्पादन के लिए क्या चाहिए, लाल लेटेराइट चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। ठीक है, तीसरी बात क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और 32 सेंटीमीटर से अधिक तापमान होती है। 4 बातें हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 बातें यहाँ पर है केरल में, इसलिए केरल में रबर का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से उत्तर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्थानीय मिट्टी बाहित मिट्टी से किस प्रकार भिन्न है। ये क्वेश्चन, मिट्टी में चीका और बालू की मात्रा समान होगी, लगभग इक्वल होगा और कृषि के लिए सबसे अच्छा मिट्टी स्थानीय मिट्टी कहा जाता है। लेकिन जो बाहित मिट्टी है, बाहर की जो मिट्टी है, जो नदी के द्वारा लाया गया मिट्टी है, उसको बाहित मिट्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसमें बालू, कूड़ा करकट व जल की मात्रा अधिक होती है, इसमें कृषि करना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस यहीं तक क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमने क्लास 10th का ज्योग्राफी का 2 मार्क्स का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, और ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इस चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।